मैं घनश्याम पारिक आप सभी का स्वागत करता हूं। आरएस मेंस 2016 का पेपर आपके सामने है। इसमें 1 से 15 तक जो प्रश्न है वो हम पार्ट फर्स्ट में देख चुके हैं। उनका मैंने सॉल्यूशन भी आपको बताया था। उसके दाएं बाएं जो बातें हैं वो भी मैंने आपको बताई थी। लेकिन आज का पार्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि सबसे बड़ी दिक्कत है वो लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग करने में आती है। या तो हमें उनका अर्थ नहीं आता, अर्थ आता है तो वाक्य में प्रयोग करने में हम त्रुटि कर देते हैं। तो इसमें थोड़े अभ्यास की ज़रूरत है, और थोड़ा आपको इसमें कुछ इस तरह की टेक्निकल बात भी है जो आपको ध्यान में रखनी है। पहले आप इस तरह से समझें कि जैसे ये 16 का प्रश्न है, निम्नांकित मुहावरों का वाक्य में सार्थक प्रयोग कीजिए, डोरे डालना। अगर मान लीजिए आपने सीधा ये और जल्दबाजी में ये कर दिया कि उसने डोरे डाले, तो ये प्रयोग अधूरा है, इसमें 0 नंबर ही आएगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे एक मुहावरा है 9 2 11 होना। तो 9 2 11 होना उसका प्रयोग कर दिया आपने। क्या कर दिया कि राम 9 2 11 हो गया। इसका अर्थ नए जानने वाला है वो समझ नहीं पाएगा। तो आपको प्रयोग इस प्रकार से करना है कि कोई उसका अर्थ न जाने तो भी वो अर्थ स्पष्ट हो जाए, इस तरह से प्रयोग करना है। तो 9 2 11 होना है, उसका प्रयोग आप कैसे करोगे कि पुलिस को देखते ही चोर वहां से तुरंत 9 2 11 हो गया। अब समझ में आया कि 9 2 11 का अर्थ है वो भागना है। ये अब हमें समझ में आया। तो इस तरह से प्रयोग करना है। तो इसमें देखिए आप डोरे डालना, तो डोरे डालना है, इसका अर्थ तो आपको आना चाहिए। अर्थ नहीं आएगा तो आप प्रयोग नहीं कर सकेंगे। तो इसमें यह है अपने प्रेम पास में फंसाने की चेष्टा करना। अपने प्रेम पास, पास मानी जाल में फंसाने की चेष्टा करना, ये इसका अर्थ है जो आपको नहीं लिखना है। कुछ है वो लिख देते हैं तो जरूरत नहीं। देखो प्रश्न क्या पूछा, निम्नांकित मुहावरों का वाक्यों में सार्थक प्रयोग कीजिए। आपको प्रयोग करना है, नीचे स्पेस दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आपको प्रयोग करना है। तो यहां 1 नंबर लगा करके आप लिखोगे। जैसे यहां जो है वो आप ये लिखोगे, इसका मतलब डोरे डालना है, उसका प्रयोग आप कर रहे हैं। ज्यादा है तो आप लिख भी सकते हैं डोरे डालना और आगे उसका प्रयोग लिख दें। इसका प्रयोग है वो आप लिख भी सकते हैं या फिर सुन सकते हैं कि इसका प्रयोग कैसे करेंगे। ये देखिए आप, प्रेम में पवित्रता होनी चाहिए, गलत इरादे से डोरे डालना अनैतिक है। दोबारा सुन लो, प्रेम में पवित्रता होनी चाहिए, गलत इरादे से किसी पर डोरे डालना अनैतिक है। ये इसका प्रयोग हो गया। दूसरा देखिए, आग बबूला होना, ये सामान्य है जो हम बहुत सालों से पढ़ते आ रहे हैं। और ये देखिए आग बबूला होने का मतलब है क्रुद्ध होना, क्रुद्ध होना। तो इसका प्रयोग कैसे करेंगे कि राम का स्वभाव शांत नहीं है, वह छोटी छोटी बातों पर ही आग बबूला हो जाता है। वह छोटी छोटी बातों पर ही आग बबूला हो जाता है। ये इसका प्रयोग हुआ। दूसरा देखिए 17 का प्रश्न, आगे देखो 17 का प्रश्न, ये देखो, निम्नांकित मुहावरों का वाक्यों में सार्थक प्रयोग कीजिए। इसका है कान कतरना और उंगली उठाना। तो कान कतरना है, इसका अर्थ है बहुत चालाक होना, बहुत चालाक होना। इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे कि राम उम्र में छोटा जरूर है लेकिन वह बड़ों बड़ों के कान कतर लेता है। राम उम्र में छोटा जरूर है लेकिन फिर भी वह बड़ों बड़ों के कान कतर लेता है। इसका मतलब बहुत चालाक होना। उंगली उठाना, दोष आरोपण करना। उंगली उठाना, दोष आरोपण करना। मैंने कुछ नहीं किया लेकिन मेरे दोस्त बात बात पर मेरे ऊपर ही उंगली उठाते रहते हैं। इस तरह से आपको प्रयोग करना है, प्रयोग करना आना चाहिए। अगर आप 20-30 मुहावरे हैं उनका आप प्रयोग कर लोगे तो उसके बाद में फिर उनका केवल अर्थ जांच लें और इनका भरपूर अभ्यास करें।
मुहावरे जो हैं उनका प्रयोग करना, इसमें नंबर कटते हैं इस पोर्शन में, बाकी नंबर कटने की संभावना है नहीं। तो ये चीज है वो आपको ध्यान में रखनी है। अब अगला देखिए लोकोक्ति वाला प्रश्न, ये 18 का प्रश्न है, वो लोकोक्ति का है। निम्नलिखित लोकोक्तियों का वाक्य में सार्थक प्रयोग कीजिए। पहला है घर की मुर्गी दाल बराबर, और दूसरा है अपना हाथ जगन्नाथ। तो घर की मुर्गी दाल बराबर, आसानी से उपलब्ध वस्तु का महत्व नहीं होता, ये इसका अर्थ है। प्रयोग कैसे करेंगे? राम के पिताजी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन जब भी वह बीमार होता है तो दूसरे डॉक्टर को ही दिखाने जाता है, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर। इस तरह से आप कोई भी वाक्य है वो अपने हिसाब से बना सकते हैं, इनको कोई रटना नहीं है। रटोगे तो आप नहीं कर पाओगे ये प्रयोग। फिर दूसरा देखिए, थोड़ा सा चेंज कैसे आता है। जैसे इस बार ये आ गया अपना हाथ जगन्नाथ, इसका मतलब है अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, यानी जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि भाई खेती धन्या सेती, उसका ही अर्थ है ये अपना हाथ जगन्नाथ। तो ये देखिए आप, पहले मैं खेत का कार्य मजदूरों से करवाता था तो उत्पादन बहुत कम होता था, लेकिन जब से मैं स्वयं कार्य करने लगा हूं उत्पादन दुगुना हो गया है, क्योंकि अपना हाथ जगन्नाथ, अपना हाथ जगन्नाथ। अब इससे संबंधित एक आपको यहां थोड़ा सा के डायनेमिक होना पड़ेगा, और वो कैसे होना पड़ेगा कि जैसे ये तो है अपना हाथ जगन्नाथ, और दूसरा एक है अपना हाथ जगन्नाथ के भात, अपना हाथ जगन्नाथ का भात, इसका अर्थ ही बदल जाएगा। इसलिए जल्दबाजी में हमें जो है वो ये प्रश्न नहीं करना है, सोच कर करना है। पहले मन में सोचें, उसके बाद में लिखें। इसमें कुछ अनवल से पेन चलाते हैं तो चलाने पर वो शुरू हो गया तो फिर कटिंग होगी, कटिंग होना है वो यहां बहुत बेकार काम है, इसलिए कटिंग नहीं होनी चाहिए। हम ज्यादातर क्या करते हैं, जैसे इसके बाद वाला जो पोर्शन है, बी पोर्शन है, उसमें भी एक ही बात होती है, उसमें भी हम क्या लिख देते हैं फिर काट देते हैं, लिख देते हैं फिर काट देते हैं, तो उससे ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस है नहीं, तो वहां निगेटिव प्रभाव पड़ता है। तो मार्क्स है वो एग्जामिनर है उसके हाथ से छूटते नहीं फिर, तो इसका पहले ध्यान रखना चाहिए। पहले आप सोचें, हालांकि इस पेपर में टाइम कम मिलता है, टाइम मैनेजमेंट की बहुत जरूरत है, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा सा सोच लें, थोड़ा सोच लें कि ये करना है, फिर फटाफट लिख दो, ऐसा करना है, तो इसका फर्क पड़ेगा। तो ये देखिए आप कि इनका प्रयोग हम कैसे करें। तो अपना हाथ जगन्नाथ का भात, इसका जो है ना वो अर्थ ही बदल जाता है, इसका अर्थ है वो एकदम से बदल जाएगा, और इसका प्रयोग है वो इस तरह से होगा जैसे दूसरे की वस्तु का निर्भय व उन्मुक्त भोग करना, ये अलग हो गया, इसका प्रयोग भी अलग होगा, ठीक है ना। कि सेठ जी ने रामू को अपना कार्यकर्ता बना रखा था, इसलिए वह अपने घर वालों को की ही बार बार है वो खातिरदारी कर रहा था, उनको ही सब कुछ खिला रहा था, दूसरों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि अपना हाथ जगन्नाथ का भात। इस तरह से आप थोड़े बहुत डाइवर्ट होना सीखें, कहावतों में इनमें शब्दों में अंतर करना सीखें। मुहावरे और लोकोक्ति हैं, उनका प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अंक हैं वो भी 8 हो गए, दोनों के 8 अंक हैं, 8 अंक हैं वो प्रभावित करते हैं, 8 में से 8 भी आ सकते हैं, लेकिन यहां संभावना कम रहती है। कई बार हम ये सोचते हैं कि नंबर क्यों काट लिया, तो वो प्रयोग सही नहीं किया आपने, इस तरह से नहीं किया कि दूसरे को अर्थ समझ में आ जाए, ये इसका मतलब होता है। तो ये चीजें हैं वो इसमें महत्व रखती है। इस पार्ट में मैं अगर मानता हूं तो सबसे टिपिकल यही है, लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग। तो इसके लिए हमें थोड़ा अभ्यास करना चाहिए, कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। फिर देखिए इसमें है मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये अगला 19 वाला प्रश्न देखो। निम्नलिखित लोकोक्तियों का वाक्यों में सार्थक प्रयोग कीजिए। मन चंगा तो कठौती में गंगा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अब ये मन चंगा तो कठौती में गंगा है, ये आपके पल्लवन के रूप में भी आ सकता है। ये प्रसिद्ध संत कवि रैदास की पंक्ति है, तो ये तो पल्लवन में अपन चर्चा करेंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है। यदि मन शुद्ध है
यदि मन शुद्ध है तो घर में ही तीर्थाटन का फल मिल जाता है, यानी तीर्थाटन करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका प्रयोग ऐसे करेंगे कि कुंभ स्नान की जरूरत नहीं है, बस अच्छे कार्य करो, बस अच्छे कार्य करो। कहते भी हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। दूसरा देखिए, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसका अर्थ है वो काम तो करना नहीं आता और संसाधनों को दोष देते हैं। काम तो करना नहीं आता, संसाधनों को दोष देते हैं। इसका प्रयोग है कि राम की लिखावट है ही खराब, लेकिन वह हमेशा है वो कलम का मोटा होना आदि बातों को ही दोष देता है। ये तो वही बात हुई कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। और वैसे भी ये सरल है, तो ये सरल भी पूछते हैं तो सरल में कोई दिक्कत नहीं होती है। अब आगे का जो पोर्शन है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इंग्लिश ओरिएंटेड है। बहुत ज्यादा कितने भी रट लो, लेकिन कई बार नहीं आते पूरे, लेकिन सामान्यतः है आपको मध्यम तैयारी इसकी करनी है और ये एक दिन में नहीं होता। इसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। जब भी आप शब्दों को देखें तो आपको याद आना चाहिए। कुछ क्या करते हैं, जैसे परीक्षा से पहले रट्टे लगाते हैं तो वहां ये गड़बड़ हो जाता है। इसको तो आप रोजाना है वो रूटीन में लाओ, लोकोक्ति मुहावरों को भी रूटीन में लाओ, तब आप अच्छा कर सकेंगे। तो ये इंग्लिश वाला पोर्शन है, क्योंकि कईयों की जिनकी इंग्लिश कमजोर है उन्हें भी उतनी दिक्कत है और जो इंग्लिश मीडियम के उन्हें भी इतनी दिक्कत है, क्योंकि इसका अर्थ है वो हिंदी में लिखना पड़ेगा। तो ये शब्द जो है जिनको हम हिंदी में क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा कितने भी रट लो आप चाहिए, उसमें एक दो है वो तो इस तरह के आते हैं जो हमें नहीं आते, लेकिन कॉमनली अगर हम रट लेते हैं तो हम औरों से पीछे नहीं रहते। तो ये देखिए आप, इरेडिक्शन, इरेडिक्शन है, इसका अर्थ है उन्मूलन। यह आपको साफ साफ लिखना पड़ेगा, उन्मूलन, ठीक है। और ऐसे लगा के लिख लें नंबर 1, फिर ये लिख भी सकते हैं आपके पास टाइम है तो, वरना जरूरत नहीं, इसके कोई अलग से नंबर नहीं है। और 2 नंबर वाला एक्स ऑफिशियो, ये पदेन, इसका अर्थ क्या होगा, पदेन होगा। इसको थोड़ा स्पष्ट भी लिखें, यानी उसको जैसे ऐसा दिखना चाहिए स्पष्ट रूप से, क्योंकि एग्जामिनर है वो सुविधा चाहता है और जिसको जांचने में सुविधा होगी तो उससे नंबर छूटते हैं फिर। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए रेट्रोस्पेक्टिव, इसका अर्थ है पूर्वव्यापी। ये अब याद ही करना पड़ेगा और कोई इलाज नहीं है, ये रटने की बात है कुछ, यानी कुछ रटना भी पड़ता है आरएस में। ये पूर्वव्यापी, इसका एक दूसरा अर्थ भी होता है और वो है भूतलक्षी। लक्ष्मानी देखना, या आप एक लिखे, एक ही लिखे, 2 लिखने की जरूरत नहीं है। अगर टाइम है तो लिख सकते हैं, इससे पॉजिटिव ही रहेंगे आप, आपके प्रति एग्जामिनर है वो पॉजिटिव रहेगा। अनफेयर है, इसका हम जानते हैं अनुचित। अनफेयर का अर्थ है अनुचित, अनफेयर। फिर ये देखिए आगे पर्यायवाची शब्दों 4 लिखने पड़ते हैं। ये 4 लिखना है वो थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है अगर कोई प्रसिद्ध पर्यायवाची शब्द नहीं, जैसे सूर्य में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, भी सूर्य है, इसमें दिन में जोड़ दो आप, दिनकर होगा, दिनेश होगा, दिवाकर होगा, प्रभाकर होगा, प्रभाकर, ये 4 हो गए। लेकिन दिन का प्रयोग है वो यहां, जैसे मैंने 3 है वो दिन के ही प्रयुक्त किए हैं, तो ये थोड़े अलग अलग हो तो ज्यादा बेटर रहेगा। हालांकि मार्किंग में मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो सीधे सीधे भी लिख ले, जैसे रवि है, भानु है, सूरज भी लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। थोड़ी सरलता है वो भी कई जो एग्जामिनर है उनको पसंद होती है, तो उसमें हमें विद्वता नहीं दिखानी है, अंशुमाली भी होता है। तो इस तरह से 2 सरल से 2 थोड़े अच्छे से, ताकि पता चले कि इसको पर्यायवाची शब्द आते हैं। तो ये आप कर सकते हैं। तरणी भी होता है जिसमें नए में ई की मात्रा छोटी होती है, आदित्य भी होता है। फिर देखो पत्नी, ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। पत्नी का अगर आपने जैसे सीधा शब्द लिख दिया ना घरवाली, तो ये वो नहीं भी माने। गृहिणी भी कई लिख देते हैं, नहीं मानेंगे। नारी के जो पर्यायवाची शब्द हैं वो इसमें नहीं लिखने हैं। जैसे नारी शब्द अगर लिख दिया
तो ये गलत हो सकता है। मेरे हिसाब से ये गलत है, ठीक है। नारी, महिला, स्त्री ये आपको नहीं लिखनी है, बल्कि इसके लिए देखो आप भार्या, दारा, कलत्र, कांता, अर्धांगिनी, ऐसे शब्द हैं वो आप यूज करें। और अर्धांगिनी में अगर आपको ये दिक्कत होगी, भाई लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, कंफर्म नहीं है, तो उसको छोड़े। जो कंफर्म नहीं है उसको छोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने वर्तनी अशुद्ध लिखी है तो फिर वो अशुद्धि माना जाएगा और उसका थोड़ा निगेटिव प्रभाव भी पड़ेगा। तो ये 22 का प्रश्न था। अब इसके बाद में देखिए 23 का प्रश्न। 23 में भी पर्यायवाची शब्द ही होने चाहिए। ये देखो पर्यायवाची शब्द ही है। निम्नलिखित शब्दों के 4 पर्यायवाची शब्द लिखिए। ये देखिए आप पथ, ठीक है, तो पथ है, इसका सीधा सीधा लिख दो, पथ का रास्ता, मार्ग, बाट, मग, पंथ भी हो जाएगा। पथ भी होता है तो पंथ भी होता है। पंथ है वो तद्भव है और पथ है वो क्या है, तत्सम है। इस तरह से आप ये जो है ना वो इनका ये लिख सकते हैं। राह भी लिख सकते हैं, राह माने भी रास्ता। फिर देखिए पक्षी, पक्षी है, इसका द्विज होगा, खग होगा, पहले प्रसिद्ध लिखिए। विहंग होगा, विहग भी होगा, खेचर भी होगा। और ज्यादा नहीं लिखें, 4 पूछे, जैसे मैंने यहां 5 लिख दिए तो आपको 4 ही लिखने हैं, क्योंकि टाइम और भी चाहिएगा। अगर आप 6 लिखोगे तो भी उतने ही नंबर मिलेंगे, 4 लिखोगे तो भी उतने ही मिलेंगे। तो वहां आपको अनावश्यक जो है ना वो आपको नहीं ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर ये देखिए, अब एक शब्द तो पथ होता है, एक होता है पथक। ये शब्द देखिए पथक होता है, पथक। तो पथक है, इसका अर्थ है रास्ते का जानकार, यानी मार्गदर्शक या जिसको गाइड कहते हैं, तो पथक। एक पथक होता है, एक पथिक होता है। ये शब्द युग्म हो गया। आगे वाला जो प्रश्न है वो विलोम शब्दों से संबंधित है। तो ये देखिए आप निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। कृतज्ञ, ये सीधे सीधे हैं, सीधे ही पूछते हैं। ये देखिए आप कृतज्ञ होगा, लेकिन आप कंफर्म होने चाहिए। ये घ गड़ी वाला है, ध नहीं करना है। अगर ध कर दिया तो ये बिल्कुल गलत हो गया आपका। सुखांत का दुखांत, दुखांत में विसर्ग आएगा, क्योंकि ये संस्कृत का शब्द है दुखांत। सीधे सीधे लिखने हैं, ज्यादा विद्वता प्रदर्शित नहीं करनी। मेरा कहने का मतलब ये है, विद्वता प्रदर्शित करने पर भी कई बार नुकसान हो जाता है, तो ये ध्यान रखें, यानी सरल ही बने रहें। और फिर लास्ट प्रश्न देखो, 25 का प्रश्न देखिए, अपना एक पोर्शन फिर पूरा हो जाएगा। तो ये देखो, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। क्षम्य का अक्षम्य, सीधा सीधा ही दिया हुआ है, अक्षम्य। आपको लिखना है नीचे, यहां भी लिख सकते हैं। इति का अथ, इति का अथ। तो ये 25 प्रश्न जो 4th पेपर में पार्ट ए में आते हैं, जो 50 अंक के हैं, उनमें मेरा कहने का मतलब है 50 भी आ सकते हैं। लेकिन अगर आपकी तैयारी ठीक है तो 40 से 45 के बीच में आप स्कोर कर सकते हैं, जो मेरिट में काफी मदद करता है। यही वो पोर्शन है जो मेरिट ऊपर चढ़ाता है, ये सबसे जरूरी है। और यही वो पेपर है जो हमें मेरिट में लाता है। वैसे आप काफी अनुभवी भी होंगे, आप में से कुछ हैं वो जिन्होंने परीक्षा पहले भी दी होगी, तो वो इस बात को जानते भी हैं। तो इस पेपर पर हमें पूरा फोकस करना है, नजर रखनी है, कुछ जो टेक्निकल बातें हैं उनका ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि हिंदी का पेपर जब हम करें तो धैर्य रखें और अंग्रेजी से घबराए नहीं। ये 2 चीजें मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो बाकी अपन बाद में मिलेंगे। अगला जो पोर्शन है वो आपके 5 जो बी पोर्शन में है, ब खंड में है, तो उनके बारे में, प्रत्येक के बारे में चर्चा है वो बाद में करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा
आप ज़रूर कमेंट भी करें, कुछ अगर क्वेरी है तो भी आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।